नेपाल और भारत के बीच में एक किस्म का मतभेद अभी भी है और इसको आप क्या कहेंगे अभी के समय में? सबसे अधिक प्रॉब्लम अगर कहीं है तो चुस्ता क्षेत्र और काला पानी क्षेत्र में है, लिपुलेख क्षेत्र में। हमारे यहाँ सिर्फ भारत का इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का इंटरेस्ट है, अमेरिकन इंटरेस्ट है। सो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। चुभता हुआ काढ़ा है हमारे यहाँ, इसको दूर करना चाहिए। हम लोग का जो रिलेशन है वो हम लोग का सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा फेथ का रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है। नेपाल और इंडिया के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा दिखाया जाता है, बोला जाता है। आपका माने तो ऐसा नहीं है? नहीं है। अभी भी भारत सरकार को इस सरकार पर पूर्ण विश्वास नहीं है। किसका है, लिपुलेख और लिम्पियाद्वारा, नेपाल या इंडिया की? नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सवाल यूट्यूब चैनल और नेपोइंट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन श्रेष्ठ। आज हम नेपाल और भारत की सीमा के विषय में जो विवाद होता आया है, इस संदर्भ में रहकर बातचीत करने वाले हैं। बातचीत करने के लिए नेपाल के चर्चित विश्लेषक श्याम बस्नेत जी हमारे पास मौजूद हैं। हम उनके साथ इस संदर्भ में रहकर कैसे ये बात समझ सकती है, या बोलूँ जिस प्रॉब्लम है सीमा को लेकर, इसके संदर्भ में उनके राय और कैसे इनका समाधान किया जा सकता है, इन संदर्भ में हम संवाद करने वाले हैं। हम श्याम बस्नेत जी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर एक किस्म का तनाव है। स्पेशली कुछ जगह को लेकर नेपाल अपना होने का दावा करती है और इंडिया वो नेपाल का नहीं हमारा है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे कि ये जो नेपाल और भारत के बीच में सीमा का कई वर्षों से चला आ रहा विवाद है, इसके पूरे मुद्दों पर आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या राय है, या बोलूँ क्या लगता है आपको ये जो विवाद है इन संदर्भों में? देखिए, सीमा विवाद हर देश में होता है। तो नेपाल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ड्यू टू 1950 सुगौली संधि को लेके कुछ अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इसमें। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सीमा एक आयोग का गठन हुआ। उस आयोग ने 98% प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ऐसा उन लोग का रिपोर्ट है सीमा के विषय में। और सबसे अधिक प्रॉब्लम अगर कहीं है तो चुस्ता क्षेत्र और काला पानी क्षेत्र में, लिपुलेख क्षेत्र में। इस विषय में 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और नेपाल के स्टेट विजिट में आए, उन्होंने उस वक्त का पार्लियामेंट कहिए या संविधान सभा कहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहिए, एक ही चीज़ है, उसको संबोधन किया था मोदी जी ने। उस संबोधन में उन्होंने 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कहा था। जैसे कि एक, उन्होंने कहा था कि अभी तक हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, वो इसलिए सॉल्व नहीं हुए क्योंकि हम लोग भारत और नेपाल का डिप्लोमेटिक रिलेशन वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल में हो रहा था। जब तक हम लोग पॉलिटिकल लेवल में लीडर टू लीडर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बैठ के बात नहीं करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, करके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लोग पानी का पैसा देने के लिए तैयार हैं। नेपाल से बेकर जाने वाला पानी का पैसा देने के लिए मोदी जी तैयार हैं, उन्होंने कहा था। इसका मतलब यह है कि यह पानी जो हमारे यहाँ 3.5 महीना बरसात में ओवरफ्लो होके भारत में बाढ़ी और हमारे यहाँ भी लैंडस्लाइड जो हो रहा है, उसको कंट्रोल करके बाकी लीन सीजन में
8.5 महीना जो लीन सीजन है, भारत उस पानी को रिजर्व करना चाहता था। दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। तीसरी बात उन्होंने ये कहा था कि हम लोग का जो रिलेशन है वो हम लोग का सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा फेथ का रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है। और उन्होंने सबसे बड़ी एक कंट्रोवर्सी को दूर किया था कि उन्होंने डिक्लेयर किया था उसी संविधान सभा में कि बुद्ध वॉज बॉर्न इन नेपाल। मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने उसी में कहा था। देन ही बिकेम द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन नेपाल। हाँ। उसके बाद जब संविधान जारी करने का वक्त आया, उस वक्त अभी के परराष्ट्र मंत्री जयशंकर जी उस वक्त भारत के परराष्ट्र सचिव थे। ही केम एज अ स्पेशल इनवॉय ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे सुशील कोइराला। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप 15 दिन इसको रिलीज करने से रोकिए, जारी करने से रोकिए, और हम लोग का भी बात पॉइंट याद कीजिए। उसके बाद जो निर्णय होता है उसको आप रिलीज करिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट अफोर्ड दैट 15 days, आर पॉलिटिकल लीडर्स। उसके बाद क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से हमारे यहाँ ब्लॉकेड हो गया, नाकाबंदी हो गया। हाँ। देन मोदी जी बिकेम द मोस्ट अनपॉपुलर हेटेड पर्सन इन नेपाल। उसके बाद कभी काठमांडू नहीं आए। वो नेपाल आए हैं, जनकपुर आए हैं अपने विजिट के लिए। वहाँ पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ओली जी से उनका मुलाकात हुआ, जो बात हुई वहीं हुई। एक बार भैरव आए, लुम्बिनी दर्शन भी किया। वहाँ पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर जी थे और वहीं पर बात हुआ। सो दैट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर। ठीक है, हम लोगों ने जारी कर दिया संविधान, तो फिर हम लोग बात कर सकते थे ना। उसके बाद उन्होंने फिर अपना गलती रियलाइज करके ब्लॉकेड को जब हटा दिया, देन द रिलेशन स्टार्टेड बिकमिंग नॉर्मल, बट इट कुडंट टेक द प्रीवियस स्टेज। वो स्टेज में पहुंचने के लिए अभी तक नहीं पहुंचा है। हाँ। दैट वाज वन अभी भी ये ब्लंडर। सीमा के विवाद जो है, इन विषयों को लेकर, इन सवालों को लेकर अभी भी दूरी तो बना रहता है। नेपाल और भारत के बीच में एक किस्म का मतभेद अभी भी है। अब इसको आप क्या कहेंगे अभी के समय में? वैसे तो मैं कह रहा हूँ ना, वो एक ब्लंडर हो गया। ठीक है, नेपाल डिड नॉट वेट फॉर 15 days। हाँ। अगर वो नाकाबंदी नहीं लगाते, his craze would have been more effective than the hate that has become the sore point। वो हमारा जो है सोर पॉइंट है भारत और नेपाल का रिलेशन में। इस चीज़ को भारत को समझना चाहिए। मेरे विचार में मोदी जी ने इसको ध्यान में रख के उसके बाद उन्होंने अपना रिलेशन नॉर्मल करने के लिए एक प्रपोजल रखा, ईपीजी का प्रपोजल, एमिनेंट पीपल्स ग्रुप। उसका मेन एजेंडा था 1950 सुगौली संधि। नेपाली सम्मत में कहा 1816 में जो सुगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सुगौली जो था, उसको क्या करना है, अभी उसको अपडेट करना है। अभी आज के डेट में उसमें क्या क्या चेंज लाना, उसके लिए वो बनाया गया। तो दोनों तरफ से ईपीजी का गठन हुआ। हाँ। उसके बाद कभी फिर रिलेशन नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि जब तक भारत और चाइना का रिलेशन नॉर्मल न हो, बॉर्डर में शांति न हो, तब तक नेपाल में कभी शांति और
भारत से रिलेशन। जैसा अभी दिखाया जाता है ना, नेपाल और इंडिया के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा दिखाया जाता है, बोला जाता है। आपका माने तो ऐसा नहीं है? नहीं है, नहीं है। अभी भी भारत सरकार को हाँ, इस सरकार पर पूर्ण विश्वास नहीं है, नेपाल सरकार पर। नहीं है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत का इनविटेशन लेके आने वाले फॉरेन सेक्रेटरी को उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, टाइम देने से इनकार किया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया, और वो भारत जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। बालेंद्र शाह उन्होंने आउटराइट कर दिया था कि मैं 1 साल तक कहीं नहीं जाऊंगा। आई थिंक नेपाल मिस द बस। वो अपॉर्चुनिटी नहीं गंवाना चाहिए था। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, उससे पहले हमारे पार्टी रूलिंग पार्टी के रवि लामिछाने गए। उनको जिस किस्म का जिस भव्य स्वागत किया, जिस तरह से एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में उनको स्वागत किया गया, उनको फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अजीत डोवल, इवन पार्टी में, पार्टी हेडक्वार्टर, बीजेपी हेडक्वार्टर में जो स्वागत किया गया, एंड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैड अ मीटिंग विद रवि लामिछाने। हमारे ख्याल से उस वक्त मोदी जी ने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर किया होगा पार्टी को, रवि के साथ। रवि को ये जब चेंज हुआ हमारे यहाँ, हम लोग भदौ करते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट द इंग्लिश कैलेंडर सेज, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 9 months अगो जो चेंज हुआ, उस चेंज में जो आंदोलन हुआ या चेंज हुआ, जो भी कहिए, उसके बाद जब पुराना गवर्नमेंट को डिस्प्लेस किया गया था और हमारा पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया था, उसके बाद जो सरकार बनी सुशीला जी के, उसको सुशीला जी को पर्सनल शुभकामना देते हुए मोदी जी ने एक लाइन में एम्फेसिस किया था भारत का अपना रिलेशन कैसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा था कि नेपाल के शांति और स्थिरता में हम लोगों का अटल समर्थन है। इस चीज़ को ये चेंज पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं समझा हमारे ख्याल से। हम लोग नेपाली में, मैं खुद राष्ट्रीय सवाल में नेपाली में एक अभियान चलाता हूँ, मिशन चलाता हूँ। मेरा मेन मकसद राष्ट्रीय सवाल चैनल का मकसद ये है, आम नेपाली जनता को राजनीतिक समझाना। हम लोग का मान्यता यह है कि राजनीतिक जिस दिन जनता समझ जाए, उसको पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉलिटिक्स को शुद्ध करके सही ट्रैक, पॉलिटिकल ट्रैक में लाने के लिए आपको पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पॉलिटिक्स समझ जाएं, देश को समझ जाएं, मतलब लास्ट आदमी जो है उसको हम लोग बेसिक चीज़ और गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी और सर्विस है, उसको जिस दिन हम लोग पहुंचाएंगे, उस दिन हम लोग, हमारे दृष्टिकोण से हम लोग नेपाल को समझ जाएंगे। अनलेस वी कांट प्रोवाइड दैट फैसिलिटी, सर्विस and whatever grant we have to give to the last person, then you don't know Nepal. तीसरी चीज़ यह है कि आपको भू राजनीतिक समझना चाहिए। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, विदाउट यूनिटी यू कांट डेवलप अ कंट्री। एकता के बिना आप देश को विकास नहीं कर सकते। उसको यूनिटी, कंट्री में यूनिटी लाने के लिए 3 सूत्र हैं, सभ्यता, आस्था और
कल्चर, संस्कृति, ये 3 चीज़ के सूत्र में जब सब देश को नहीं पिरोगे तब तक आप देश में एकता कायम नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य यही है। इसी हिसाब से आज हम लोग भारत के जनता और नेपाल के जनता के बीच में एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट के कारण, हाँ, लीडरशिप के कारण, हम गवर्नमेंट भी नहीं बोलते, लीडरशिप के कारण जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए आज हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। जैसे कि नेपाल लंबे समय से लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी भूमि मानता है, जबकि भारत इन्हें अपना क्षेत्र बताता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब देखें तो ये लिपुलेख और लिम्पियाधुरा किसका है? आपको क्या मानना है? क्योंकि आप लंबे समय से नेपाली राजनीति की साक्षी भी है और बहुत विज्ञ भी आप हैं, इसलिए लिपुलेख और लिम्पियाधुरा किसका है? ऐतिहासिक दस्तावेज को माने या जो भी कहें, किसका है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, नेपाल या इंडिया की? मैं पहली चीज़ को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा थोड़ा देर के लिए। उसके बाद जब रिलेशन को नॉर्मल करने के लिए मोदी जी ने ईपीजी का आइडिया दिया, प्रपोज किया नेपाल सरकार, एंड नेपाल सरकार एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल। एक ईपीजी बना जी, उसमें सुगौली संधि को लेकर अब तक का जितना भी प्रॉब्लम है उसका एक तो दोनों जनता को विदाउट गवर्नमेंट्स कंसर्न इन लोगों को एडवाइस देना था, नेपाल गवर्नमेंट और भारत गवर्नमेंट को। जी, आज उसको अभी तक भारत सरकार ने उस ईपीजी का रिपोर्ट न एक्सेप्ट नहीं किया, न उसको आगे बढ़ाया है। क्या था उस सीपीजी में? ये भी बहुत बड़ा सवाल है नहीं, कूटनीतिक मुद्दों पर। अब मुझे उसके कंटेंट को तो मैं नहीं जानता जी, मगर मेरा मानना यह है और मैं अपने कार्यक्रम से हमारे गवर्नमेंट, हमारे लीडरशिप को मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी एडवाइस देता हूँ तो मेरा एडवाइस यह है कि पहले सुगौली संधि का अध्ययन करो, उसके बाद 1950 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल के पावर, उस वक्त राणा पावर में था और हमारे राष्ट्र संस्था थी। उस वक्त हमारे यहाँ भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हो रहा था, उसका लीडर बीपी थे, बीपी कोइराला, कांग्रेस था। तो हमारे तरफ से, नेपाल के तरफ से राजा त्रिभुवन स्वयं थे उस मीटिंग में, राणा के तरफ से उस वक्त के राणा प्राइम मिनिस्टर मोहन शमशेर थे और रिवोल्यूशनरी पार्टी के तरफ से बीपी स्वयं थे। तो हमारा तो फुल फोर्स था। इधर नेहरू जी थे, उस ट्रीटी को अध्ययन करें। उसके बाद आज जहाँ कंट्रोवर्सी है, काला पानी, महाकाली नदी में जो कंट्रोवर्सी है उसको लेकर टनकपुर संधि हुआ है, टनकपुर ट्रीटी हुआ है जी, इसको अध्ययन करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरा एडवाइस था, अभी भी है इस सरकार को। इसके बाद कंट्रोवर्सी कब हुआ? जब भारत और ओली जी के रिलेशन बिगड़ने लगे। मैं ओली जी इसलिए कर रहा हूँ, मैं नेपाल के पीपल को और बाकी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें शामिल नहीं करता हूँ। जी, वैसे तो जो अमेंडमेंट हुआ नक्शे में, भारत ने उस नक्शा को हटा के अपना नक्शा जब जारी किया और वहाँ से जो सड़क का निर्माण का उद्घाटन किया राजनाथ सिंह से, उसके बाद हमारे यहाँ इस चीज़ को उठाया गया पॉलिटिकली। नहीं तो उससे पहले हमारे संविधान में भी जो नक्शा नेपाल का दिखाया गया था उसमें लिपुलेख का एरिया नहीं था।
उसको एमेंड करने के लिए ओली जी ने इस चीज़ को एमेंड कराया संसद में, हाँ तब जाके और भारत और रिलेशन में और दूरी बढ़ गई। अब हमारा एडवाइस जी ये है कि उसके अभी जो भारत के निमंत्रण में हमारे जो परराष्ट्र मंत्री गए, हमारे रूलिंग पार्टी के रवि लामिछाने सभापति गए, जैसा उनको स्वागत मिला रवि लामिछाने जी को, मेरे ख्याल से उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का व्यू पॉइंट क्या है। हाँ इट शुड बी क्लियर। आई थिंक ही इज क्लियर। पर हमारे यहाँ लोकल पॉलिटिक्स का दूसरा रूप है। यहाँ पर हमारे यहाँ सिर्फ भारत का इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का इंटरेस्ट है, हाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है। सो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन फ्रेमिंग अ फॉरेन पॉलिसी। सुगौली संधि के मुताबिक ये जो हम बात कर रहे हैं लिपुलेख लिम्पियादुरा, ये नेपाल है ऐसा कहा जाता है, ये ठीक है या नहीं? मैं भी जब बचपन में नेपाल का नक्शा देखता था तो मेरे ख्याल से मैंने भी वो लिपुलेख को समावेश किया हुआ नक्शा देखा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस वक्त तो कोई कंट्रोवर्सी था ही नहीं। ये कंट्रोवर्सी ओली जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ हमारे ख्याल से 2015 या 16 की बात होगी ये। दिस इज रिसेंट हिस्ट्री। उसके बाद ये डिस्कशन में आ गया और आम नेपाली को इसका ज्ञान हो गया। आज ये एक थॉर्न इन द फ्लैश बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हाँ एक चुभता हुआ काढ़ा है हमारे यहाँ, इसको दूर करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि 3 ट्रीटीज को आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए, दोनों पक्ष को। हाँ। और जब हमारे परराष्ट्र मंत्री गए, महाकाली संधि और महाकाली संधि और 1950 का संधि, हाँ आई थिंक यू कैन गेट द आंसर आउट ऑफ दैट। अब वो 2 गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा। अभी हमारे परराष्ट्र मंत्री गए, हमारे रूलिंग पार्टी स्वतंत्र पार्टी के सभापति भारत गए, तो दोनों ने डिक्लेयर कर दिया कि बाईलैटरल ये डायलॉग से ही इसको सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक दे हैव come to an agreement that only 2 countries can solve this, no third intervention. इसमें तो क्लियर है। तो अब आज का मेरा एडवाइस दोनों गवर्नमेंट को, लेट अस रिवाइव द ईपीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला ईपीजी दूसरे सर्कमस्टेंसेस में था, अब एक नया ईपीजी बनाया जाए और फिर विद नो पॉलिटिकल इंटरफियरेंस, उसको समय दिया जाए। सारे जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स है, एक नया प्रॉब्लम फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्रिएट कर दिया। बालेंद्र शाह जी ने हाउस में जाके रोस्टम में खड़े होके जो उन्होंने कहा, हमने खुद नेपाल ने भी भारत का जमीन इंक्रोच किया करके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उसका रिपरकेशन अभी सुस्ता वाले यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं काठमांडू में आके। सो दिस हैज टू स्टॉप। ये तो भारतीय जो जनता है बॉर्डर में और नेपाली जनता जो है भारतीय बॉर्डर में, हाँ, उन दोनों के बीच में जो भी इंक्रोचमेंट होता है, दैट इज नॉट अ बाउंड्री इंक्रोचमेंट, दैट इज लैंड इंक्रोचमेंट। क्योंकि हमारे यहाँ तो ओपन बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है, एक 10 गजा का स्ट्रिप है, 10 गजा हैज बीन ऑलरेडी इंक्रोच्ड।
10 गजा नाम का 10 गजा है, 10 गजा अभी आप जाइएगा तो आपको ग्राउंड में 10 गजा नज़र नहीं आएगा। तो नेचुरली हमारे यहाँ खेत में भी आप जो है, जो आली होता हाँ है ना, उसको आप लोग सरकार के भी आप इनक्रोच करते हैं। ये तो मैंने अपने खेत में देखा है। तो नेचुरली जहाँ सीमा सटा हुआ है वो होता है। आज हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, पुराने जो हमारा सैटेलाइट मैप्स है जी, उसको अगर हम लोग स्टडी करें और कुछ गिव एंड टेक हो जाए, जैसे बांग्लादेश से भी भारत का बॉर्डर डिस्प्यूट था। हाँ कुछ लैंड बांग्लादेश के अंदर था, कुछ लैंड भारत के अंदर बांग्लादेश के था। उसको तो भारत ने सॉल्व किया ना। इसी तरह से जितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़े और जितना जल्दी, द सूनर वी फिनिश दिस प्रॉब्लम, कम टू एन एग्रीमेंट ऑन बोथ साइड। क्या आपकी नज़रिया से देखें तो कभी किसी वक्त ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? आपके नज़रिया से देखें तो देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ट्विन्स होते हैं। हाँ, एक ही साथ होते हैं। एक ही साथ होते हैं। पहले प्रॉब्लम पैदा होता है, हाँ उसके बाद पहले प्रॉब्लम पैदा होता है, उसके कुछ क्षण के बाद जब प्रॉब्लम आपको चुभने लगता है तब आप सॉल्यूशन खोजते हैं। सॉल्यूशन उसी के संग है, प्रॉब्लम के साथ है। हम लोग भारत और नेपाल के बीच में अगर प्रॉब्लम है, जाके चाइना में ढूंढते हैं, अमेरिका में ढूंढते हैं, यूएन में ढूंढते, दैट इज़ नॉट वेयर द सॉल्यूशन लाइज। सॉल्यूशन लाइज वेयर द प्रॉब्लम इज, ये मेरा मानना है। सो एवरीथिंग कैन बी सॉल्व। आज भारत और चाइना का भी बॉर्डर प्रॉब्लम है जी, लड़ाई तो बंद हो गया ना, स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन है, पर आप कैसे सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं। जी, यदि भारत के अगेंस्ट यहाँ पर हेट्रेड अगर पैदा करके अपना पॉलिटिकल उल्लू साधने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं तो वो नेपाल के हित में नहीं है। भारत को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि नेपाल और भारत में, हम लोग प्रीवियस एपिसोड में भी मैंने कहा था, वी आर वर्चुअली साइमीज ट्विन्स। जी, अगर भारत को बॉर्डर में पीड़ा होती है तो उसका दर्द हम लोग को भी होता है, नेपाल में पीड़ा होता है तो भारत में भी उसका दर्द होता है। देखिए ना, परसों यहाँ पर दलाई लामा जी का बर्थडे मनाया गया। जी, उस बर्थडे में फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स को निमंत्रण किया गया। दे पार्टिसिपेटेड इन दैट। जी, उससे चाइना को कुछ अनइजीनेस फील हो गया। हाँ, चाइना को अगर नेपाल के साथ अनइजी हो गया तो उसका असर भारत को भी पड़ेगा। इस चीज़ को भारत को भी समझना चाहिए, नेपाल को भी समझना चाहिए। और चाइना और भारत में जब प्रॉब्लम, उन लोगों के अपना कोई प्रॉब्लम न हो, तब जाके नेपाल में स्टेबिलिटी होगा। वो तो आई थिंक दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जिस दिन भारत और नेपाल में इस लाइन में सोच के एक ईपीजी गठन करके हम लोग इस चीज़ को उसके जिम्मा लगा दें, तब तक न भारत अपनी तरफ से अपनी जनता को कोई एग्रेसिव दृष्टिकोण
प्रसारण करे, न नेपाल इस चीज़ को चर्चा में लाए। अगर ऐसा करे तो ये जो विवाद है, ये जो प्रॉब्लम है, ये समाधान हो सकता है। ऑफ कोर्स पहले तो दो जो पार्टी जो झगड़ा कर रहे हैं उन लोगों में कम से कम शांति होना चाहिए। दे शुड यूज देयर कॉमन सेंस। हम लोग विवेक बोलते हैं ना, विवेक के आधार पर आप लोग को बैठ के बात करना चाहिए। उसके लिए कम से कम कूल टेम्पर होना चाहिए। हाँ, हॉट टेम्पर में तो बात नहीं होगा। अभी तक हॉट टेम्पर है, इसको कूल करना चाहिए। मेरे विचार में भारत दोनों को ईपीजी में अंडरस्टैंडिंग बना लेना चाहिए जितना जल्दी हो। उससे नेपाल में स्टेबिलिटी आएगा। इंटरनल जो राइवलरी है पार्टी पार्टी में, इवन इनसाइड राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो दूर हो जाएगा। न चाइना, न अमेरिकन, न भारतीय, तीनों को इस चीज़ से अलग रखिए। मैं तो शुरू से अपने चैनल में कह रहा हूँ कि हम लोगों का फॉरेन रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइंड नहीं, नॉन इंटरफियरेंस का फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ को नेपाल में नॉन इंटरफियरेंस के हिसाब से सहयोग लीजिए, प्रोजेक्ट में आगे बढ़ाइए। ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे भारत को चुभे, जिस प्रोजेक्ट से चाइना को चुभे, वैसा प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट का भी जब हम लोग सिलेक्शन करते हैं तब उसमें ये चीज़ ध्यान में लेना चाहिए कि चाइना और भारत दोनों को नेपाल में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उन लोगों को म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। अगर बेनिफिट न हो तो कम से कम नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ ईपीजी के माध्यम से करना सबसे बुद्धिमानी होगा। मेरा इस एपिसोड के तरफ से भारतीय अपने भाई बहनों को और नेपाल के हमारे दर्शक और जनता को कूल दिमाग से इस लाइन में सोच के अपने अपने गवर्नमेंट को इसमें आप लोग इंस्पायर कीजिए, एक माहौल बनाइए ताकि हम लोग फिर भारत, चाइना, नेपाल तीनों मिल के नया आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर को फेस करें। जी। दो विशाल देश हैं जो दोनों सुपर पावर हैं, टेक्निकली फिनेंशियली हैं, तो वी विल गो अलॉन्ग विद देम। उसी में नेपाल का भविष्य सुनिश्चित है। हम लोग यहाँ पर अस्थिरता कायम करके अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हम लोग लेने के लिए अगर अपने पार्टी के नेताओं को हम लोग प्रेरित करें तो वो हम लोगों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जी, जो समय देकर हमारे साथ एक कीमती वक्त हमारे बातचीत के लिए निकाला, आपको बहुत सारा धन्यवाद।